नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर फर्स्ट में व्यापारिक संनियम के अनुबंध अधिनियम में आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सहमति किस प्रकार से दी जाती है। देखिए, आपके अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में जो परिभाषा थी उसमें ये था कि वेद अनुबंध के लिए आवश्यक है कि अनुबंध करने के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी अनुबंध पूर्ण माना जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सहमति से क्या से है। धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है। सहमति तब हुई मानी जाती है जबकि दो बातें इसमें पूरी होती हों। जब दो या अधिक पक्षकार किसी एक ही बात पर सेम थिंग पर सहमत होते हैं तथा जब वे उस बात पर सहमत होते हैं तो भाव उनका जो विचार जो है उनका एकदम समान होना चाहिए। यदि दोनों की सोच में भी अंतर है, एक कुछ सोच रहा है दूसरा कुछ सोच रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे सहमति नहीं मानी जाएगी। इस तरह का जो है विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई निर्णय दिए गए हैं जो आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे। उन निर्णयों से आप ये समझ सकेंगे कि सहमति स्वतंत्र किस प्रकार से दी जाती है। सहमति यानी दोनों पक्षकार किसी भी वस्तु या किसी भी अनुबंध के मामले में जो उसकी विषय वस्तु है उस पर दोनों का एक ही विचार हो, एक ही भाव हो और तभी वह सहमति मानी जाएगी। अब हम देखें कि स्वतंत्र सहमति क्या है। स्वतंत्र सहमति वह सहमति है जो पक्षकारों ने अपनी इच्छा से दी हो, उन पर किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक दबाव या उन्हें धोखा देकर सहमति प्राप्त नहीं की गई हो। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो ऐसी सहमति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर लादी या सौंपी गई मानी जाती है। ऐसी सहमति को भूल या गलती के कारण भी हो सकती है। अतः धारा 14 का अपन अगर विश्लेषण करें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कुछ बातें हैं, यदि उनसे प्रभावित सहमति है तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे और ऐसी स्थिति में प्राप्त की गई सहमति या दी गई सहमति पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही लागू होगी, जिसको हम कहते हैं व्यर्थनीय अनुबंध, यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध का लागू होना। तो धारा 14 में कुछ बिंदु हैं, उन बिंदु से यदि स्वतंत्र सहमति प्रभावित है तो उसे फ्री कंसेंट या फ्री स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। वो परिस्थितियां हैं उत्पीड़न, धारा 15 के अंतर्गत आती है। दूसरे अनुचित प्रभाव धारा 16 के अंतर्गत आती है। कपट धारा 17 के अंतर्गत, मिथ्या वर्णन धारा 18 में और गलती के लिए सेक्शन है धारा 20, 21 तथा 22। इनमें इन बातों का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से सहमति स्वतंत्र होती है या नहीं होती है। अब हम इनका आगे अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो हम एक एक बिंदु का अगर अध्ययन करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला लेंगे हम उत्पीड़न। उत्पीड़न धारा 15 के अंतर्गत इसको विस्तार से समझाया गया है। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 15 में सामान्य शब्दों में भी समझें तो उत्पीड़न से तात्पर्य अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना या बल प्रयोग करने की धमकी देना उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाता है। धारा 15 में जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब पहला बिंदु इसमें क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठहराव करने के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, डरा धमका करके कोई सहमति लेता है या अनुबंध करने के उद्देश्य से
और उसकी संपत्ति को जो गलत तरीके से रोकता है, रोकने की धमकी देता है, यानी रोकना भी और रोकने की धमकी देना दोनों ही उत्पीड़न की श्रेणी में माने जाएंगे। तो इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि भारतीय दंड विधान द्वारा, इंडियन पेनल कोड द्वारा वर्जित किसी भी कार्य को करने या करने की धमकी देना या किसी संपत्ति को अवैधानिक उसको रोकना या रोकने की धमकी देना जिनका उद्देश्य अनुबंध करना होना चाहिए, तो यहाँ पर या ठहराव करने के लिए बाध्य करना होना चाहिए, तो ये उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा। अब और इसका अगर अपन समझें तो इसके कुछ तत्वों के बारे में, इस जो अब तक इसमें परिभाषा में दिया गया है उससे अगर निकालें तो पहला आता है भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कोई कार्य करना। इंडियन पेनल कोड की अगेंस्ट में या उसमें जो वर्जित कार्य है, यदि वो वर्जित कार्य कोई व्यक्ति करता है और उसका उद्देश्य ठहराव करना है, जैसे मारना, पीटना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुंचाना आदि कार्य जो है भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। तो यहाँ पर किसी को मारकर, पीटकर या पीटने की धमकी दे करके और किसी से अनुबंध करवाया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी की 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल और डरा धमका के 5,000 रुपये में खरीद लेता है, तो यहाँ पर ये उत्पीड़न द्वारा प्रभावित अनुबंध माना जाएगा। तो ये अनुबंध जो है वेतनीय अनुबंध की श्रेणी में आएगा, ऐसा नहीं कर सकता। इंडियन पेनल कोड में इस तरह के कार्य वर्जित है। तो इसमें कोई इंडियन पेनल कोड में वर्जित कार्य करना या करने की धमकी देना दोनों ही अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न की श्रेणी में आएंगे। वो दोनों ही कार्य यहाँ पर नहीं किए जा सकते। यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति ये है कि आत्महत्या को क्या मानेंगे। आत्महत्या की धमकी देना, देखिए आत्महत्या करना उत्पीड़न नहीं है, अपराध नहीं है, बल्कि आत्महत्या का प्रयास जो है वो अपराध माना गया है। तो इस एक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, उसमें स्पष्ट किया गया था कि आत्महत्या की धमकी को उत्पीड़न माना जाएगा, क्योंकि वो इंडियन पेनल कोड में भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, क्योंकि ये मामला तब हुआ था जब एक व्यक्ति ने किसी आत्महत्या की धमकी दे करके और एक रिलीज डीड यानी मुक्ति विलेख लिखवा लिया था। इस आधार पर निर्णय दिया था कि आत्महत्या की धमकी दे करके और यदि किसी ने कोई अनुबंध किया है या कोई ठहराव कर लिया है तो वह भी इसी उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से रोकना भी स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाएगी और उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। और या फिर ये कहिए कि संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना भी उत्पीड़न की श्रेणी में है। गलत तरीके से यदि किसी संपत्ति को रोकने की प्रयास किया जाता है और उसका उद्देश्य ये है कि वह किसी विशेष ठहराव पर सहमत हो जाए या अनुबंध कर ले, तो वह भी उत्पीड़न की श्रेणी में ही माना जाएगा। अब आता है इस ऐसा कार्य, यानी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कोई वर्जित कार्य करना या किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना, ये कार्य इस उत्पीड़न की परिभाषा में या अध्ययन के क्षेत्र में तभी माना जाएगा जब ऐसा कार्य करने या करने की धमकी देने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करना होना चाहिए। केवल मात्र किसी को धमकी देना, डराना, किसी संपत्ति को रोकना यहाँ पर व्यापारिक संनियम में उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम तभी मानेंगे जब अनुबंध करने का प्रयास किया गया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है, उसमें अलग कानून लागू होता है और उसमें अलग से कोई विधायी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन व्यापारिक संनियम में अनुबंध के अंतर्गत ये जो है उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं माना जाता है। उसने उद्देश्य उसका जो है पक्षकार का अनुबंध करना होना चाहिए। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि उत्पीड़न चाहे जो अनुबंध कराना चाहता है उसके द्वारा किया जाए या उसके किसी एजेंट द्वारा किया जाए या जो पक्षकार के विरुद्ध उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरुद्ध किया जाए या उसकी को प्रभावित करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया गया। जैसे एक पुत्र के अगेंस्ट में यदि उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे अनुबंध करना है तो भी वह
उत्पीड़न की श्रेणी में ही आएगा। यानी उत्पीड़न पक्षकार के विरुद्ध किया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया गया जो अनुबंध करने का उद्देश्य होता है या अनुबंध को प्रभावित करता है, तो भी वह उत्पीड़न की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि उत्पीड़न चाहे स्वयं पक्षकार द्वारा, उसकी ओर से या उसके एजेंट द्वारा किया गया हो तो भी उत्पीड़न है, और पक्षकार के विरुद्ध या उसके किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किया गया हो तो वो भी उत्पीड़न श्रेणी में। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न किया गया है जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है या अनुबंध के पक्षकार उस व्यक्ति को जानते नहीं है, या ऐसा उत्पीड़न अनुबंध को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर उत्पीड़न की श्रेणी में उसको नहीं माना जाएगा और अनुबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है उत्पीड़न का स्थान, यानी उत्पीड़न का जगह क्या मानी जाएगी, क्योंकि न्यायालय में जब मामला जाता है तो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये नियम है कि उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध करने के उद्देश्य किसी स्थान पर क्यों नहीं किया जाए, उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। यानी उत्पीड़न हमेशा उत्पीड़न ही होगा, चाहे वह उत्पीड़न का स्थान कुछ भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पीड़न का स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता हो अथवा नहीं होता हो, लेकिन यदि उत्पीड़न किया गया है और अनुबंध किया गया है तो यहाँ पर उत्पीड़न की श्रेणी में ही आएगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ धमकियाँ जो हैं उसको उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं माना जाता है। जैसे लीगली किसी व्यक्ति से अगर आप धन आपको उधार दिया हुआ है और आपको दे नहीं रहा है, तो आप उसको न्यायालय की श्रेणी में जाने के या उसको मुकदमा करने की धमकी देते हो तो वह उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी वाद प्रस्तुत करने की धमकी यदि दी जाती है तो उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कोई कानूनी बाध्यता है, यदि सरकार ने जनहित में कोई कानून लागू कर दिया है जिससे कुछ पक्षकारों को वो सही नहीं लगता हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे सरकार किसी बिजनेस पर, व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध लगा देती है और वो जनहित के लिए, जनता के लिए होता है, तो ऐसा प्रतिबंध भी उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरीके से देखिए, कभी कभी कर्मचारी भी अपने एम्प्लॉयर को अपनी अच्छी सैलरी पैकेज के लिए या अपनी मांगों के लिए धमकी देते हैं, हड़ताल करने की धमकी देते हैं, तो वह भी धमकी जो है उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगी। इसी तरीके से बंधक के अंतर्गत कोई संपत्ति रोकने की धमकी देना, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी ने गिरवी बंधक संपत्ति रखी हुई है और वह संपत्ति को रोकने की धमकी देता है जब तक कि उसका पूरा भुगतान उससे नहीं मिल जाए, तो भी वह धमकी जो है उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। तो ये हैं कुछ अपवाद जिनको हम उत्पीड़न नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको सिद्ध कौन करे कि उत्पीड़न किया गया है या नहीं किया गया है। जब कोई पक्षकार अनुबंध को उत्पीड़न के आधार पर व्यर्थ घोषित कराना चाहता है तो उसे स्वयं को ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। ऐसे पीड़ित पक्षकार को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वास्तव में उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है। अब इसका उत्पीड़न का परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि यदि उत्पीड़न सिद्ध हो जाए तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होगा। व्यर्थनीय अनुबंध का मतलब यह है कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर या तो अनुबंध लागू हो जाए, स्वीकार हो जाए और दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन करें, या पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा सकता है, यानी कोई भी अपने वचन का निष्पादन नहीं करेगा। फिर आती है प्रत्यास्थापना। प्रत्यास्थापना कब आती है? जब पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि पीड़ित पक्षकार ने या दोनों पक्षकारों ने आपस में जो भी लेन देन किया है उसको उन्हें वापस पूर्व स्थिति में आना होगा, इसे कहते हैं प्रत्यास्थापना, ये की जाएगी। तो इस प्रकार से ये उत्पीड़न को समझ लिया है अपन ने। वैसे अंग्रेजी अधिनियम जो है उसमें एक चीज़ आती है विवाद्यता। यहाँ पर उत्पीड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्पीड़न में अपने यहाँ पर भारत में उत्पीड़न में विवाद्यता भी शामिल है। उत्पीड़न जो है वो किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति तथा माल के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन विवाद्यता में केवल संबंधित पक्षकार
या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध जीवन के विरुद्ध कोई अगर उत्पीड़न किया जाता है तो ही वहाँ शामिल किया जाता है। जबकि अपने यहाँ पर संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना भी उत्पीड़न में शामिल है, इसलिए इसमें विवाद्यता भी शामिल हो जाती है। तो अंग्रेजी अधिनियम और भारतीय अधिनियम में ये थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुचित प्रभाव, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।